आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े बेसिक कंसेप्ट, टाइप्स एंड सम ऑपरेशन, और ऑपरेशन में हम लोग पढ़े हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हिंदी अदिश गुणनफल होता है। कल के वीडियो में हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन का हिंदी नहीं लिखा था, तो जिनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन का अगर हिंदी लिखना हो वो उसको लिख सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है अदिश गुणनफल, और उस अदिश गुणनफल के में हम लोग मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि अगर मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट में अगर मल्टीप्लाई करना होगा, तो जैसे सपोज करें कि कोई मैट्रिक्स दिया होगा, उसमें अगर हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 2 इसके अंदर के जितने भी अवयव हैं उस सभी अवयव से क्या होंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का रिक्वेस्ट आया है, 3.1 का ऑब्जेक्टिव है, और जो कि सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव। उस क्वेश्चन में कहा गया है कि वैसे कितने पॉसिबल मैट्रिक्स को हम लोग बना सकते हैं कि जिसमें 0 और 1 का एंट्री होगा। किसका किसका एंट्री होगा? 0 एंड 1 का एंट्री होगा, और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 होगा। यानी कहने का मतलब, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3.1 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन का नंबर मैं अभी मिस कर रहा हूं, मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट आया था, तो क्वेश्चन मुझे याद है, तो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ। और इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स कोई दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है। क्लियर है? तो जब 3x3 होगा तो इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 9। अब इसमें हमको एंट्री करना है 0 और 1। सिर्फ हमको 2 ही डिजिट दिया हुआ है, यानी 2 ही नंबर दिया हुआ है, और उसी दोनों को हमको क्या करना है, उसमें इंटर करना है। तो सपोज कीजिए कि जब 3x3 का अगर कोई मैट्रिक्स होगा तो उसमें टोटल 9 वैकेंट प्लेस होगा, यानी 9 प्लेस होगा। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह का 9 प्लेस, यानी 9 प्लेस मेरे पास अवेलेबल है। और इस 9 प्लेस में, यानी 9 जगह पर हमको रखना है क्या? 0 और 1। यानी इसमें रखना है हमको 0 या 1 रखना है। इसके अंदर यहाँ मैं इंडिकेट करके लिख देता हूँ, अंदर थोड़ा सा छोटा हो जा रहा था। सिर्फ हमको 0 और 1 रखना है। यानी इस वाले स्थान को हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, या 2 तरीके से हम इसको भर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और उसमें एक कंसेप्ट आता है एडिशन थ्योरम, काउंटिंग का, और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और उसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि किसी भी डिजिट से 3 डिजिट, 4 डिजिट का जो अंक बनेगा या संख्या बनेगा, तो उसको हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं। और उसमें हम लोग ये कंसेप्ट फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए थे कि जैसे यहाँ मान लीजिए कि मेरे पास 2 डिजिट दिया हुआ है, 2 अंक दिया हुआ है, और इस स्थान को हमको सजाना है। तो इस स्थान को हम 2 तरीके से सजा सकते हैं, या तो एक बार 0 रख सकते हैं, या तो एक बार 1 रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। यहाँ जैसे जैसे डिजिट बढ़ेगा, जैसे जैसे अंकों की संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे हम इस स्थान को सजा सकते हैं। तो ये एक तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी ये चला आया। तो इस वाले स्थान को हम 2 तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले स्थान को कितने तरीके से? 2h से हम क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो फिर दूसरे वाले स्थान को भी 2 तरीके से सजा सकते हैं। हर प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ऑप्शन है 0 और 1 ही इंटर करना है, 0 और 1 को ही लिखना है। तो यहाँ टोटल 9 प्लेस है, यानी 9 एलिमेंट्स है, 9 अवयव है। तो 9 जगह को हम लोग कितने तरीके से सजा सकते हैं? 2 तरीके से।
तो इसको दो तरीके से, इसको दो तरीके से, इसको दो तरीके से करते करते 9 जगह क्या हो जाएगा, 2 तरीका। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम दो तरीके से सजाएं, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू कब तक 9 टाइम्स, यानी 9 बार। ठीक है, 9 एलिमेंट्स है तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 2 को हम लोग 9 बार लिखेंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 टाइम्स। अच्छा, इसको हम इतना भी तो लिख सकते हैं 2 का पावर 9, यानी कितना हो जाएगा 512, यानी टोटल कितना मैट्रिक्स हम बना पाएंगे, 512 मैट्रिक्स का हम रचना कर पाएंगे। किसका किसका, 0 और 1 का एंट्री होने के बाद। तो उसमें 512 वाला जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन पे आप लोग क्या करेंगे, सही का चिन्ह लगा देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। इससे मिलता जुलता मान लीजिए कि यहीं पे सेम क्वेश्चन को क्या करे, 2 क्रॉस 2 का दे दे, कहे कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाइए और उसमें जो एंट्री करने वाला जो डिजिट है, जो संख्या है या जो अंक है, वो अगर बढ़ा दे 0 और 1 के बाद 2 कर दे, तो वहां पर मेरे पास ऑप्शन 3 डिजिट का आ जाएगा, यानी 3 अंक का आ जाएगा। तो प्रत्येक स्थान को हम लोग 3 तरीके से सजा सकते हैं। तो 3 तरीके से सजाएंगे और 2 क्रॉस 2 का अगर एलिमेंट है तो टोटल कितना एलिमेंट चाहिए, 4 अवयव चाहिए। तो 3 4 बार लिखेंगे, यानी 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कंसेप्ट इसको समझ के चलिए। इस पे क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, कुछ अदला बदली करके डिजिट और ऑर्डर जब बदल दिया जाएगा तो क्या होगा, उसका आंसर भी वेरी करेगा, बट कंसेप्ट वही लगाएंगे हम लोग। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, अब हम आज के टॉपिक में चलते हैं। जो मेरा ऑपरेशन बाकी रह गया था, यानी 3 ऑपरेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव कैसे करते हैं, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी अदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 मैट्रिक्स को गुना कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे, कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स। चाहे तो इसको आप लोग टाइप्स में भी लिख सकते हैं। ऐसे मैट्रिक्स का बहुत सारा टाइप्स था, तो जो जो इंपॉर्टेंट टाइप था उसको मैंने पढ़ा दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते चलेगा हम लोग का, वैसे वैसे कुछ और टाइप्स को हम लोग देखते चलेंगे बारी बारी से। तो इसको भी हम चाहें तो मैट्रिक्स के टाइप्स में लिख सकते हैं। तो ये है कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स। कन्फॉर्मेबल, कन्फर्म यानी किसी भी कोई भी चीज कन्फर्म हो जाए, ठीक है, कि हाँ हम ये कर सकते हैं, दैट इज द कन्फर्म। तो उससे बना कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स। तो कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स क्या होगा, हम लोग पढ़े थे इक्वल मैट्रिक्स पढ़े थे, उसके बाद कंपेरेबल मैट्रिक्स पढ़े थे। अब उसके बाद आया कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स। तो कन्फॉर्मेबल में भी हमको 2 मैट्रिक्स चाहिए। तो सपोज कीजिए कि हम मानते हैं पहला मैट्रिक्स A बराबर Aij, जिसका ऑर्डर होगा, सॉरी, इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। दूसरा मैट्रिक्स B बराबर Bij और इसका ऑर्डर हम लोग ले लेते हैं n क्रॉस p। ठीक है, तो देखिए इस दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कुछ अलग तरीके से लिखे हैं। इसके पहले वाला जो हम लोग लेते थे, दोनों का ऑर्डर m क्रॉस n लेते थे, बट यहाँ एक का ऑर्डर m क्रॉस n ले रहे हैं और दूसरे का ऑर्डर n क्रॉस p ले रहे हैं। तो जब दोनों के ऑर्डर पे जब हम नजर डालेंगे तो एक का रो यानी सॉरी फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो दोनों हमको बराबर दिख रहा है, दैट इज ए कॉलम ऑफ ए बराबर रो ऑफ बी। ठीक है, तो ए बी क्या हो जाएगा, कन्फॉर्मेबल मैट्रिक्स हो जाएगा। देन ए बी is conformable ठीक है, और यहाँ ऑर्डर मस्ट है, जिसको पहले रखेंगे उसका कॉलम को पहले देखेंगे।
जिसको बाद में रखेंगे उसके रो को बाद में देखेंगे। यानी जो फर्स्ट है तो फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का अगर रो बराबर होता है तो वो दोनों क्या हो जाएगा, कन्फर्मेबल मैट्रिक्स होगा। और जब हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे यानी अवयव के गुणनफल पे चलेंगे तो सबसे पहला कंडीशन है कि वो दोनों मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है कि नहीं, जिस ऑर्डर में हम ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर ए बी है तो हमको अगर ए और बी दिया हुआ है तो हमको ए इंटू बी निकालना है, यानी मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी को गुना करना है। तो पहले ए को रख रहे हैं, बाद में बी को लेके आ रहे हैं। तो ए का कॉलम चेक करेंगे और बी का रो चेक करेंगे, क्योंकि बी बाद में है, ए पहले है। क्लियर? इसको समझते हुए चलेंगे। अगर ये कंसेप्ट नहीं आएगा तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, तो जिसको पहले उसका कॉलम पहले, जिसको बाद में उसका रो बाद में। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे और एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। जैसे सपोज कीजिए कि a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका ऑर्डर हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है। फिर b 4 5 6 7। ठीक है, इसका ऑर्डर देखते हैं 2 क्रॉस 2। तो a और b मेरा कन्फर्मेबल होगा। क्या है, a b कन्फर्मेबल होगा, यानी a को पहले रख रहे हैं, b को बाद में रख रहे हैं। तो a का हम लोग कॉलम देखेंगे। तो a का कॉलम कितना है, 2 है। और b को बाद में रख रहे हैं तो b का रो चेक करेंगे। ये दोनों सेम है, यानी यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। अगर ये दोनों सेम तो क्या हो जाएगा, a b कन्फर्मेबल होगा, यानी a पहले है, b बाद में है। तो यहां से a b आर कन्फर्मेबल। ठीक है, लेकिन अगर हम BA का बात करेंगे, B को पहले रखते हैं, A को बाद में रखते हैं, यानी BA। तो B को पहले रखने का मतलब हम B का क्या चेक करेंगे, कॉलम। जिसको पहले रखेंगे उसका कॉलम और जिसको बाद में रखेंगे उसका रो। तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी B का कॉलम नॉट इक्वल टू रो ऑफ A। तो हम BA को क्या कन्फर्मेबल नहीं कहेंगे, यानी BA मेरा कन्फर्मेबल नहीं है। तो कन्फर्मेबल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला चरण क्या है, कन्फर्मेबल चेक करना है। अगर कन्फर्मेबल है तो ठीक है, नहीं तो बस वहीं से लिख देंगे कि उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, उसको हम गुना नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे कंसेप्ट पे चलते हैं। अब गुना कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं, यानी प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। तो यहां से A बराबर AIJ क्या हो जाएगा, M क्रॉस N, B इज इक्वल टू BIJ N क्रॉस P। अब ये कन्फर्मेबल है तो हम लोग AB फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे क्या निकल जाएगा, AB। तो एक कंसेप्ट और हम लोग समझते चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये दोनों बराबर हैं, N और N क्या है, सेम है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे यानी AB निकाल देंगे। कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि A दे दिया रहेगा, सिर्फ A का ऑर्डर पता होगा, B का भी ऑर्डर पता होगा, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद यानी जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद में जो AB आएगा या जो भी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इस कंसेप्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा सीखते हैं। यानी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यहाँ से बहुत सारे बच्चे को ये समझ में आ गया होगा कि हम A में B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन B में A से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं।
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ए गुने बी या बी गुने ए, बात तो बराबर है, ठीक है। तो बात बराबर है इसके लिए, स्केलर के लिए, जैसे 2 गुने 3 बराबर 3 गुने 2, ये बराबर है। लेकिन जो बच्चे अगर फिजिक्स में वेक्टर एंड स्केलर पढ़े होंगे उनको ये पता होगा कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम। जैसे मान लीजिए अगर 2 वेक्टर दिया हुआ है तो पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर बराबर दूसरा वेक्टर इंटू पहला वेक्टर, कभी बराबर नहीं होगा। ये आपको भली भांति पता होगा, ऐसे हम लोग को मैथ्स में पढ़ना भी है। हम लोग को सेकेंड ईयर में वेक्टर अलजेब्रा एक पूरा का पूरा एक यूनिट है, पूरा एक बुक की तरह हम लोग को उसको पढ़ना है। उसमें हम लोग 3-4 टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और उसी में हमको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखेंगे। ऐसे आप लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, जिनको याद होगा उनको पता होगा कि 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पहला इंटू दूसरा बराबर नहीं होगा, दूसरा इंटू पहला। तो उसी तरह मैट्रिक्स भी वेक्टर का एग्जांपल है। फर्स्ट डे मैंने आप लोग को इसके बारे में बताया था, ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है, ठीक है। तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए बी और बी ए दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाएगा और दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। क्लियर है। तो ए बी हम ए इंटू बी निकाल सकते हैं। कैसे ए इंटू बी निकालेंगे, तो ए को पहले रख रहे हैं तो ए का कॉलम, बी को बाद में रख रहे हैं तो बी का रो, ये दोनों बराबर है तो ए बी ही निकलेगा, बी ए नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा यानी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, तो जो पहला का रो होगा और दूसरे का कॉलम होगा वही क्या होगा, ए बी का ऑर्डर आ जाएगा। यानी फर्स्ट का रो, तो फर्स्ट का रो द रो ऑफ ए क्रॉस कॉलम ऑफ बी। क्लियर है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को हेल्प करेगा। और आपके 3.2 में जो लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रो ऑफ ए यानी यहाँ m हो गया, कॉलम ऑफ b यानी p हो गया, तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस p हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सपोज कीजिए कि आप गुना करने में थोड़ा सा कुछ गलती कर रहे हैं, आपको कहीं रो लिखना है कहीं और लिखा जाएगा कहीं और, यानी ऑर्डर आना चाहिए था कुछ और, ऑर्डर आ जाएगा कुछ और, तो हम पहले से ही प्री डिटरमाइंड हो जाएंगे, यानी पहले से ही हमको पता रहेगा कि हाँ इस 2 मैट्रिक्स को जब हम गुना करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए। क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन में कुछ बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो अगर ये कंसेप्ट पता रहेगा तो वो कंफ्यूजन बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन पे हम चलते हैं। और देखिए यहां से सबसे पहले 3-4 पॉइंट हम लोग नोट करते हैं कि इस एग्जांपल से देखे हैं जो कंसेप्ट अभी हम पढ़े हैं, तो यहाँ से क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ए में बी से गुना कर सकते हैं फिर बी में ए से गुना नहीं कर सकते। अगर इस टाइप का कंडीशन अगर आएगा तो जैसे यहाँ जब बी और ए चेंज कर देंगे, हमको जब बी ए निकालना होगा तो बी का कॉलम यानी बी का कॉलम यहाँ पी है और ए का रो यहाँ एम है, दोनों बराबर नहीं है तो बी ए हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए बी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करने का मतलब ए बी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, यानी बी ए हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। अब ये कंडीशन कब होगा, जब दोनों का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मान लीजिए ए भी 2x2 है, बी भी 2x2 है। अगर ए और बी दोनों सेम ऑर्डर का यानी सेम कोटि बराबर कोटि का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, तो उसमें ए बी और बी ए दोनों निकलेगा, क्योंकि ए का भी ऑर्डर 2x2 है और बी का भी ऑर्डर 2x2 है, तो उसमें हमको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि दोनों का जो रो है कॉलम है दोनों के लिए बराबर है। ठीक है, तो उस समय हम दोनों निकाल सकते हैं, ए बी एंड बी ए दोनों निकल सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा, कभी कभी ऐसा आएगा कि बी का कॉलम और ए का रो बराबर होगा, लेकिन ए का कॉलम बी का रो बराबर नहीं होगा, तो बी ए कभी निकल जाएगा और ए बी नहीं निकलेगा। तो ए बी ए एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट बट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी बी ए निकल जाएगा, ए बी नहीं निकलेगा। क्लियर है। और कभी कभी ऐसा भी आएगा कि दोनों नहीं निकलेगा, ए बी एंड बी ए बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये चार कंडीशन मेरे पास आ सकता है। जब हम गुना करने जाएंगे तो क्या हो सकता है, एक बार ए बी निकलेगा, बी ए नहीं निकलेगा, एक बार ए बी ए दोनों निकलेगा, एक बार ए बी क्या होगा, नहीं निकलेगा, बी ए निकलेगा, और एक बार ऐसा भी कंडीशन आएगा कि ए बी ए दोनों नहीं निकलेगा। यानी चार कंडीशन, चार ऑप्शन मेरे पास आ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसको बारी बारी से हम लोग जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो चलिए अब यहाँ हम लोग ट्रिक एक देखते हैं गुना करने का। गुना करने का ट्रिक क्या है, हमको बनाना है, ये क्या है, 7, क्या है, 7। इस तरह भी कह सकते हैं, एक डंडा, डंडा के ऊपर एक छतरी, ठीक, या 7। तो ये जो छतरी है, इस छतरी को हम लोग रो कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी क्षैतिज रेखा है। तो जब क्षैतिज होगा तो क्षैतिज को तो हम लोग रो कहते हैं। ये आप लोग पहले क्लास से आप लोग इसको देखते आ रहे हैं कि मैट्रिक्स को जब हम सजाते हैं तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में सजाते हैं। तो जो क्षैतिज होगा वो मेरा पंक्ति होगा और जो ऊर्ध्वाधर होगा वो मेरा क्या होगा, कॉलम होगा। यानी जो डंडा होगा, डंडा मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉलम। ठीक है, तो रो किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स, और कॉलम किसका, तो सेकेंड मैट्रिक्स का। यानी हमको जो 7 बनाना है वो 7 इस तरह बनाना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम पे ले जाके उसको रख देंगे। तो पहला एलिमेंट उसके पहले पर, दूसरा उसके दूसरे पर, तीसरा उसके तीसरे पर। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला रो में 3 एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिक्स में पहला कॉलम में 3 एलिमेंट है। तो पहला पहले पर जाएगा, दूसरा दूसरे पर जाएगा, तीसरा तीसरे पर जाएगा। ऐसे इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि कैसे 7 बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और ट्रिक याद रखिएगा, गुना करते वक्त 7 याद रखना है, 7 को भूलना नहीं है। और ये 7 बहुत किसी अच्छे क्रिकेटर का 7 बहुत लकी नंबर है और सबको पता होगा वो अभी इंडिया का सबसे सफल कप्तान है। ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट में खेल भी रहे हैं, ठीक, लेकिन अभी कप्तान नहीं है। और ये 7 नंबर है महेंद्र सिंह धोनी का। ठीक है, क्रिकेट आप लोग को बहुत पसंद होगा और क्रिकेट हमको भी बहुत पसंद है। तो ये 7 नंबर धोनी का लकी नंबर है, फेवरेट नंबर है। ठीक है, जो लोग देखते होंगे वो लोग इसको गौर करते होंगे। और सबसे सफल कप्तान है T20 वर्ल्ड कप, 50-50 वर्ल्ड कप और ये चैंपियंस ट्रॉफी, तीनों जीतने वाला इकलौता कैप्टन कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। कोई वैसा अभी तक कारनामा नहीं कर पाया। तो चलिए अब क्रिकेट से हम लोग आते हैं मैथ पर। क्या याद रखना है, 7। तो यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर 4 3 -2 7 1 0। ठीक है,
इसका ऑर्डर भी थोड़ा सा साथ साथ लिखते चलेंगे। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस, ठीक है। दूसरा वाला मैट्रिक्स लेते हैं B बराबर 4 9 2 3, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब इसमें फाइंड एक नंबर में AB, 2 नंबर में BA इफ एग्जिस्ट। यहां देखिए ये कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इफ एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ? इफ एग्जिस्ट का मतलब हुआ यदि, अगर निकलता है तभी निकालना है, जबरदस्ती हमको गुना नहीं करना है। कोई ऐसा नहीं है कि लाठी लेके बैठा हुआ है आपके पास कि जल्दी से इसको गुना करो, नहीं तो 4 लाठी लगाएंगे, ऐसा नहीं है भैया। गुना हो पाएगा तब तो हम गुना करेंगे, जब गुना ही नहीं होगा तो हम कैसे गुना करेंगे? तो लाठी क्या, बंदूक लेके तुम बैठो, तोप लेके बैठो, गुना होबे नहीं करेगा तो हम कैसे गुना कर देंगे जी, ठीक है। हमको तोप से तो तुम नहीं उड़ा दोगे, तो गुना ही नहीं होगा। मैट्रिक्स को उड़ाओ कि भाई तुम काहे नहीं गुना हो रहा है, तुम काहे नहीं उस रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर निकलेगा तो निकालिए, नहीं निकलेगा तो लिख दीजिए कि हाँ भैया नहीं निकलेगा, सरेंडर करना है कि ये गुना होने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर दो, सर पटक लो, पैर जोड़ो, हाथ जोड़ो, इसको 4 लाठी मारो, तो भी ये गुना नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट के लिए यानी AB के लिए। अगर AB निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं होगा तो लिख के अपना देहा झाड़ लेंगे, या भैया नहीं निकल रहा है अब मेरा पीछा छोड़ो, ठीक। फिर BA पे जाएंगे, अगर BA भी नहीं निकलेगा तो भी अपना देहा झाड़ के हम भी फ्री हो जाएंगे कि दोनों नहीं निकल रहा है, टेंशन फ्री। तो चलिए, तो टेंशन फ्री होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे AB के लिए। पहले किसके लिए? AB। तो जब AB के लिए हम चेक करते हैं तो A को पहले रखेंगे, B को बाद में रखेंगे। तो बताया गया था कि पहले जिस मैट्रिक्स को रखना है उसका कॉलम हमेशा याद रखिएगा, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो बराबर है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि पहले वाले का रो और दूसरे वाले का क्या, कॉलम क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो बराबर बा तो गुना होई, और नइखे बराबर तो गुना न होई। जे बच्चा भोजपुरी में समझे उनका ला भोजपुरी में है दोनों बराबर तो गुना होई, ना तो गुना न होई, ठीक बा। चलो तो इसको अब हम लोग आगे लेके चलते हैं। इसको गुना हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक। तो अब A into B हम गुना करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब दोनों का ऑर्डर हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि इसका हमको कोई जरूरत नहीं है। तो यहां हम लोग लिख देंगे कितना, 4 9 2 3। अब चलिए दोनों गुना करने के लिए तैयार है, दोनों कह रहा है भैया हमको जल्दी से गुना करो और हमको फ्री करो। अब गुना करने के लिए क्या 7 बनाना था, क्या बनाना था, यहाँ हमको 7 बनाना है। तो ये आप लोग भली भांति ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, यानी पहिलका रो को उठाएंगे और दूसरा का मैट्रिक्स के कॉलम पे ले जाके पटक देंगे, ठीक है। पकड़ो उसको, ले जाके पटक दो। तो पहला जाएगा पहला पर, दूसरा जाएगा दूसरा पर, ठीक है। तो इसको ले जाके हम इस पे छोड़ेंगे, इसको उठाएं और इस तरह लाके रख दिए। तो 4 आ गया पहला 4 के साथ, 3 आ गया 2 पर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा पहला दूसरा पे नहीं जाएगा, पहला जब जाएगा तो पहले पर जाएगा और दूसरा जब जाएगा तो दूसरे पर जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर यहाँ कंफ्यूजन हुआ तो फिर सारा का सारा गल भैंसिया पानी में, सारा आपका मेहनत गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला पहले पर जाएगा तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा। हम एक स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन गुना करने में जैसे जैसे आप लोग पारंगत होते जाइएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह करते करते जब आप लोग को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा तो एक स्टेप आप छोड़ सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इससे
इसके पहला से पहला पर, तो 4 गुने 4 इंटू दशमलव नहीं दिया हुआ है, गुना है। फिर बीच में प्लस का साइन दे देते हैं, बीच में क्या करते हैं प्लस। गुना का मतलब प्लस एडिशन, और डिवीजन का मतलब भाग का मतलब माइनस, तो गुना में प्लस करते हैं, गुना में हम माइनस नहीं करेंगे। फिर 3 से 2 को गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना हो जाएगा तो 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये पहला रो पहला कॉलम के साथ समाप्त। और फिर इसको उठाएंगे और दूसरा कॉलम पे ले जाएंगे, यानी जब एक बार जब पहला रो का हाथ पकड़ेंगे तो उसको बारी बारी से दूसरे मैट्रिक्स के सभी कॉलम पर ले जाके रखेंगे, तब तक उसको रखते रहेंगे, तब तक कॉलम दूसरे का समाप्त नहीं हो जाए। जैसे ही दूसरे का कॉलम समाप्त होगा, अब हम लोग दूसरा रो को उठाएंगे, ठीक है। इसको भी समझते चलिएगा। अगर जिनको नहीं समझ में आए तो वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, इसको फिर से सर समझाया जाए, फिर से समझाया जाएगा। यह वीडियो है, इसको बार बार आप रिपीट करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एक ही चीज को। लाइव क्लास तो है नहीं, ठीक है। तो अब पहला रो का पहला कॉलम के साथ खत्म। अब पहला रो को उठाएंगे और दूसरा कॉलम पे रखेंगे, तो 4 को 9 से गुना करेंगे। हमेशा याद रखिए पहला पहला दूसरा दूसरा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 4 को 9 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4 गुने 9, फिर प्लस, बीच में प्लस का साइन, 3 में 3 से गुना, तो 3 इंटू 3। क्लियर, कोई दिक्कत। अब पहला रो का काम समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि 2 ही यहाँ पे कॉलम था। अगर तीसरा कॉलम रहता तो तीसरा पे भी रखते, चौथा रहता चौथा पर रखते, पांचवा रहता पांचवा पर रखते, तब तक जब तक समाप्त नहीं हो, ठीक है। तो पहला रो को अब खत्म कीजिए भैया, पहला रो अब आप जाइए, ठीक। अब चलते हैं दूसरा रो पर, फिर दूसरा रो को उठाएंगे और सेम इसी तरह जैसे पहला रो के साथ किए थे, तो दूसरा वाला रो का -2 4 से गुना होगा, तो -2 इंटू 4, फिर बीच में प्लस 7 गुना हो जाएगा 2 से, तो 7 इंटू 2, ठीक है। फिर यहाँ देखिए -2 से गुना होगा 9 को, तो -2 से 9 गुना कीजिएगा, तो -2 इंटू 9, और फिर 7 से 3 को, तो +7 इंटू, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा रो का भी काम समाप्त हो गया, ठीक, क्योंकि 2 ही मेरे पास कॉलम था, 2 कॉलम को गुना करके लिख दी। अब जब गुना करेंगे तो देखिए रो को गुना कर रहे हैं कॉलम से, तो कॉलम वाइज उसको लिखेंगे। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 4 और 3 को यहाँ गुना कर दिए, फिर 4 और 3 को इसको गुना करना है तो इसके नीचे लिखेंगे, नहीं। ये कॉलम पहला गुना हो रहा है, फिर कॉलम दूसरे पे जा रहा है, तो पहला कॉलम के पास फिर दूसरा कॉलम के पास। उसी तरह जब सेकेंड रो को हम लिए हैं, तो सेकेंड रो से भी जब पहला कॉलम में गुना किए तो पहला कॉलम के पास, फिर सेकेंड रो को जब लेके गए हैं दूसरा कॉलम में तो दूसरे कॉलम के पास, ठीक है। इस पोजीशन का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब थर्ड रो को लेते हैं, यानी तीसरे पंक्ति को लेते हैं और बारी बारी से दोनों स्तंभों पर हम रखेंगे। तो 1 से 4 को गुना कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 4, फिर बीच में प्लस, 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0 इंटू 2, ठीक है। तो पहला कॉलम खत्म। अब इसको उठा के दूसरे वाले कॉलम पे रखेंगे, तो 1 से 9 को गुना कीजिएगा तो 1 इंटू 9, फिर प्लस 0 इंटू 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा, सॉरी 4 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16, प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, ठीक। इस स्टेप को आप चाहें जैसे जैसे आप बनाते चलिएगा, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आते चलेगा, वैसे वैसे आप चाहें तो इस स्टेप को छोड़ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये स्टेप हम लिखें, लेकिन अभी हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में नए हैं, हम लोग नहीं, चलिए हम भी आप ही लोग के अंदर में आएंगे। हम पढ़ा रहे हैं तो हम सभी लोग हम लोग इसमें अभी न्यू है, नए हैं, तो क्या करेंगे, हर एक स्टेप को, नहीं होता है फूंक फूंक के कदम रखना, ठीक है। पहले फूकेंगे फूक, फिर कदम रखेंगे कि कहीं कुछ गलती नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा संभालिएगा। तो 4 इंटू 4 16, प्लस 3 इंटू 2 6, फिर यहाँ गुना कीजिएगा, 9 चौका 36, प्लस 3 तिहाई 9, 4 -2 से गुना कीजिएगा -8, प्लस 14,
यहाँ -18 और +21, यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 0, यहाँ हो जाएगा 9 + 0। ठीक है, अब चलिए बराबर में चलते हैं। तो 16 + 6 कितना 22, 36 + 9 कितना हो जाएगा 45 होगा। बहुत अच्छा, 36 + 9 45, ठीक है। -8 + 14 कितना हो जाएगा 6, 8 6 14, तो ये माइनस में 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। फिर यहाँ 18, 18 प्लस -18 + 21 +3, 4 + 0 4, 9 + 0, यहाँ पे डॉट है, यहाँ कुछ भी नहीं है, सॉरी, 9 + 0 9। तो मेरा मैट्रिक्स रेडी हो गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का थोड़ा सा ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 3 × 2 है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट हम लोग सीखे हुए थे कि जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना कर लेंगे, तो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा क्या उसका ऑर्डर इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उसको भी चेक कर लेते हैं। तो क्या बताए थे, पहले वाले का रो जिसको रख रहे हैं, तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम उसका ऑर्डर आएगा। तो देखिए, तो ए का रो इसमें क्या रो है 3 गो रो है यहाँ पे, इसमें कॉलम का गो है 2 गो कॉलम है, तो 2 गो कॉलम आ गया, यानी गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आया वो 3 × 2 आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया। इसको फिर से रिपीट कीजिए, और रिपीट क्या करना है, आप वीडियो है आप क्या कर सकते हैं, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड करके इसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। चलिए, तो अब इसको हम मिटाते हैं। मिटाते क्या है, इसको फिर से हम लोग देखेंगे कि अब हमको निकालना है BA। क्या निकालना है BA, तो इसको हम मिटा दें। ये A बराबर इतना था, और B बराबर, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं 4 9 2 3। चलिए इसको मिटा देते हैं। ये A था और B था। अब यहाँ ये भी तो हम निकाल दिए, पहला तो निकाल दिया, अब दूसरा पे चलते हैं, देखते हैं BA। तो इसका ऑर्डर 3 × 2 और इसका ऑर्डर 2 × 2। तो BA, इसको पहले रखना है B को, तो B का कॉलम कितना है 2 है, 2 है B का कॉलम, और A का रो, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, यानी नॉट सेम। तो जब बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं थे, तो BA ना निकली, यानी BA नहीं निकलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बराबर नहीं है। यहां लिख देंगे कॉलम ऑफ B इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ A। ठीक है, कॉलम का मतलब स्तंभ और रो का मतलब पंक्ति। इतना तो हिंदी आप सभी बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि सभी का हिंदी हमने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि कॉलम का हिंदी स्तंभ होता है और पंक्ति का हिंदी, सॉरी, रो का हिंदी पंक्ति होता है। ठीक, तो BA यहां से तो क्या होगा, therefore BA does not exist, यानी BA नहीं निकलेगा। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो गया। A भी निकला, A भी को गुना कर दिए, BA नहीं निकला तो BA does not exist हो गया। तो इसको नोट कर लीजिए, और आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आज का लेक्चर किसी को दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यही मेन इंपॉर्टेंट था। 3 ऑपरेशन तो बहुत सिंपल था, 3 ऑपरेशन तो हम लोग देख लिए, जोड़ना, घटाना, अदिश गुणनफल, और ये 2 मैट्रिक्स का गुणनफल। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
और उसमें 3.2 का जो क्वेश्चन सब होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।